हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल आपके सेकेंड सेमेस्टर के जो आपका यूनिट तीसरा दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है आर्टिकल और सेंटेंस। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल को पढ़ना कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ और किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि ए एंड द, ये आपके के तीन जो वर्ड हैं यही आपके क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं और ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो किसको, ए एंड द को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कभी भी पूछे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं या हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल, तो 2 टाइप्स, तो 2 प्रकार के हमारे आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। पहले हमारा दिया हुआ है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि हमारे 3 आर्टिकल हैं, उसमें से 2 कौन कौन से, ए और एन। ए एन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, तो इसका प्रयोग हम नाउन से पहले, कोई नाउन हो उससे पहले करते हैं। और एन का प्रयोग वॉवेल के साथ, एन का प्रयोग हम किसके, वॉवेल यानी हिंदी में क्या, स्वर के साथ करते हैं, शुरू होने वाले अक्षरों के साथ करते हैं, वॉवेल से। वॉवेल कौन कौन होता है, तो आई, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर आपके वॉवेल होते हैं। पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि वॉवेल आपके ए ई आई ओ यू होते हैं। इन अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के साथ कौन सा क्या लगता है, तो एन लगता है। बाकी जितने भी आपके अक्षर होते हैं, ए का प्रयोग किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और दोनों का मतलब क्या होता है, एक है। मतलब ए मतलब भी एक और एन मतलब भी आपका एक। ए जैसे एज से समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या एप्पल लिखा हुआ है, तो एप्पल किससे शुरू हुआ है, ए से। ए हमारा क्या है, वॉवेल है, तो इसीलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। अगला है एलिफेंट। एलिफेंट किससे, ई से शुरू हुआ है, इसीलिए इसके आगे हम लोग ने क्या लगाया है, एन लगाया है। अब गर्ल देखिए, गर्ल क्या हुई, जी है, जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसीलिए इसके सामने क्या लगा हुआ है, ए गर्ल माने एक लड़की, एन एप्पल माने एक सेब, एन हाथी, एंड एलिफेंट माने एक हाथी, ए गर्ल माने एक लड़की। यहाँ देखिए टेबल है, तो टेबल आपका टी से शुरू हुआ है, टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। मतलब ए टेबल माने एक मेज। तो और ऐसे ही हम जोड़ सकते हैं। तो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं, ए और एन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और इसका प्रयोग क्या करते हैं, कोई नाउन हो, नाउन को आप लोगों को बता दिए हैं कि ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है उससे पहले हम क्या, ए या तो एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग किसके साथ, तो वॉवेल के साथ। वॉवेल जो होते हैं, वॉवेल से शुरू होने वाले अक्षरों के साथ हम एन का प्रयोग, और जितने भी कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं जो हमारे शब्द, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट पता हो तो आप लोग ऐसे लगाते चले जाइएगा। ये तो सिंपली हुआ। अब चलिए मेन नियम पे आते हैं कि कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं। दिखा हुआ है यहाँ पे, यूज ऑफ ए एंड ए, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एन का ही देखते हैं। नोट करते जाइएगा आप लोग, एक जगह नोट बनाते जाइएगा। नोट बनाने से आपको पढ़ने में दोबारा क्या होगा, आसानी होगा। जैसे दिया हुआ है, यदि वर्ड यानी कोई अक्षर हो, सॉरी वर्ड्स मीन शब्द, यदि शब्द का फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, पर उसकी साउंड वॉवेल अर्थात हिंदी के स्वर जैसी हो, तो एन का प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कोई वर्ड है यानी कोई शब्द है, जैसे यहाँ नीचे लिखा है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट क्या है, एक शब्द है। इसका देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट लेटर कैसा हो, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो। यच हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है।
तो पहला अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ये जब हम बोलते हैं इसकी जो ध्वनि होती है साउंड बावल के समान, अर्थात कैसे, हिंदी के स्वर की जैसी हो। जब हम इसको बोलें, जैसे हम ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, तो आ आता है, क्या आता है हमारा, आ। देखिए ऐसे बोलेंगे तो आएगा ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट बोलने की वजह से यहाँ देखिए आ, ऐसे इस तरीके से ऑनेस्ट आ जाएगा, ऑनेस्ट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। अगर हम हमारा वॉवेल से भरे क्या है, कॉन्सोनेंट से भले ही शुरू हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको बोल रहे हैं और बोलने पे हम उसको जब लिखेंगे तो कैसा आएगा, वो वॉवेल की तरह होगा, यानी स्वर की तरह होगा। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे अभी हम क्या लिखें, एन एमएलए। अगर हम एमएलए को हिंदी में लिखते हैं तो एम का मतलब ए और यम हो जाएगा। ए मीन्स क्या हो जाएगा, एक तो हमारा ए हो जाएगा और दूसरा एम हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या, एम, फिर हमारा हो जाएगा एल। तो ए जो हमारा है, यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, ए हमारा क्या है, वॉवेल है। तो इस भले यहाँ पे यम लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको उच्चारण कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, तो ये वॉवेल का साउंड निकाल रहा है, मतलब वॉवेल की ध्वनि निकाल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एन लगा है। तो क्या कहेंगे, ऐसे जो आपके वर्ड्स होते हैं जो जिनके पहले अक्षर कैसे होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं तो उनकी जो ध्वनि होती है वो वॉवेल के लिए, यानी हिंदी के जो स्वर होते हैं उनसे शुरू होती है। तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हो, चाहे वो भले आपका किससे, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, करते हैं। तो चलिए, एक तो हमारा पहला नियम हुआ एन लगाने के तरीके में। अब हम उसके दूसरे नियम को देखते हैं कि इसका दूसरा नियम क्या होगा। दिया है, एन का प्रयोग उन शब्दों से पूर्व, यानी उन शब्दों से पहले भी किया जाता है जिनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो परंतु उनकी ध्वनि वॉवेल की हो। वही ऊपर वाला नीचे भी है। जैसे यहाँ पे हम आपको कुछ शब्द लेके बताएंगे। जैसे आपका कौन कौन से शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा में कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनका जो कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि कैसी होती है, वॉवेल की तरह होती है। कौन कौन से वो आपके होते हैं, तो एफ, एच, एल, यम, एन, आर, यस और यक्स, ये सब आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन इनकी जो ध्वनि होती है वो वॉवेल होती है। क्या होती है, एक वॉवेल नहीं है, सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन पर इनकी ध्वनि जो होती है, मतलब इनका जो हम बोलते हैं तो इनका साउंड कैसे होता है, वॉवेल की, यानी हिंदी के स्वर की तरह होता है। इसलिए इन अक्षरों से शुरू होने वाले, ये जो अक्षर आपको लिखे हुए हैं, इन अक्षरों से शुरू होने वाले जो भी आपके शब्द होते हैं उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, चलिए देखते हैं, एफ। अभी बताएं आपको एफ, अगर हम एफ बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है FIR, तो एफ बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे एफ बोलने पे इसके ए आता है। ए हमारा क्या होता है, स्वर होता है। ए है, ए क्या है हमारा, एक स्वर है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे देखिए एस में लिए हैं FIR, तो FIR को जो हम यहाँ, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी ध्वनि कैसी है, मतलब इसका साउंड कैसे आ रहा है, अगर हम बोल रहे हैं तो FIR, तो ए आ रहा है, ए आ रहा है, साउंड हमारा वॉवेल की तरह है, इसलिए इसके सामने क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये ट्रिक है, इतना जो आपको लिखाए हैं कि इन अक्षरों से शुरू होने, कौन कौन से अक्षर, ए, एफ, एच, एल, यम, एन, आर, यस, यक्स, इनसे आपके इन अक्षरों से कोई भी अगर आपका शब्द शुरू होता है, यानी वर्ड, कोई भी वर्ड आपके इन अक्षरों से शुरू हो, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। जैसे दिया हुआ है एच, अगर हम एच को लिखते हैं हिंदी में तो देखिए ए आता है आपका, तो एच हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम हेयर लिखते हैं, जैसे आप आगे पढ़े हैं हॉनेस्ट, तो हॉनेस्ट में क्या, वो यच आपका साइलेंट था, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एन का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि अगर हम हेयर नहीं पढ़ते, एयर होता है हमारा कभी भी हम, तो यहाँ पे ए के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एल है, इसको लिखिएगा तो ए भी ए की तरह साउंड करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा।
एम है तो यहाँ पे अगर हम एम बोले तो एम हो जाता है, तो इसलिए ए भी क्या कर रहा है, वॉवेल की साउंड कर रहा है, इसलिए देखिए एमएलए लिए हुए हैं तो एमएलए के आगे हमेशा क्या लगता है, एन लगता है। अब अभी एन की कहें तो एन होता है, तो यहाँ पे भी एन सी सी जैसे, तो यहाँ पे देखिए ए आया है, साउंड कैसा कर रहा है, ए की साउंड यानी वॉवेल का साउंड कर रहा है, इसलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। आर, तो ये भी देखिए आ बन रहा है, आ हमारा क्या होता है, स्वर होता है हिंदी का। जितने भी हिंदी से रिलेट करके लीजिएगा, हिंदी में जितने स्वर होते हैं अगर बोलने पे हमारा क्या है, अगर हम साउंड निकाल रहे हैं तो हिंदी के स्वर आ जाएं उसमें, तो उसके साथ हम हमेशा कैसा, एन का प्रयोग करेंगे। तो हम आर यश ओ, आर एस ओ के सामने क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एस है, इसके सामने जो एस, ये तो आपको ए आ ही रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, एस डी एम जैसे एस डी ओ सॉरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लिखेंगे। एक्सरे है तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लगेंगे, एन लगाएंगे। तो क्या कह रहा है कि इन अक्षरों से शुरू होने वाले जो आपको इतने अक्षर दिए लेटर दिए हुए हैं, उनसे शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। एन के यूज के लिए चलिए तीसरा नियम देखते हैं, क्या कह रहा है कि एन का प्रयोग यच ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों में जब पहला अक्षर यच ध्वनि साइलेंट हो। अगर यच लगा होता है लेकिन कैसा होता है, साइलेंट होता है, और हम अगले अक्षर से बोलते हैं, जैसे यहाँ पे है यच ओ एन ई एस टी, अब क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं, हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट पढ़ते हैं। यच हमारा क्या है, इसमें साइलेंट होता है और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लगेगा। मतलब जब हमारा यच साइलेंट हो तो क्या लगाएंगे हम, और वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हावर नहीं पढ़ते हैं हम, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। आवर, आवर में हमारा आ रहा है, आ हमारा क्या है, स्वर है, और स्वर के साथ हम हमेशा किसका, एन का प्रयोग करते हैं। फिर है एन हेयर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एच हमारा साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। हॉनर है, हॉनर को हम हॉनर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनर पढ़ते हैं, तो यच हमारा साइलेंट है, ऑनर रहेगा तो आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, एन लगा है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ईयर पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी हमारा यच क्या है, साइलेंट है, तो एन का प्रयोग जहाँ पे यच साइलेंट होता है और यच ध्वनि से आरंभ हो लेकिन यच क्या हो, साइलेंट होता है, तो वहाँ पे भी हम किसका, एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ तक हमारा सिर्फ एन का यूज था, अब हम किसका, ए का यूज देखेंगे। तो ए का यूज कब कब करते हैं, पहला आपका यही है कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ ए का यूज करते हैं। मतलब जैसे एन वॉवेल के साथ लगा रहे थे, वैसे कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले अक्षरों के साथ हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ थीप लिखा हुआ है, अब टी से शुरू हो रहा है थीप, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ए थीप। ए थीप का मतलब हो जाएगा एक चोर। ए पेन, पेन हमारा, पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, पेन में पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, पेन का पहला अक्षर पी है, तो पी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके सामने हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ए पेन माने एक कलम, दिया है ए गर्ल, जी क्या है हमारा, गर्ल में जो जी दिया हुआ है सबसे पहला जो आपका लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो पहला लेटर अगर आपका कोई भी वर्ड हो यानी कोई भी शब्द हो, उसका पहला जो लेटर होता है अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ऊपर वाले नियम को ध्यान में रखते हुए। चलिए इससे आगे देखते हैं कि हम कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं ए का। तो दिया हुआ है कि ए उन शब्दों से पहले प्रयुक्त होता है जो वॉवेल से शुरू होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो वॉवेल से शुरू होते हैं परंतु उनका साउंड कैसा, उनकी ध्वनि कैसी होती है, कॉन्सोनेंट की होती है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अब यही देखिएगा कि वहाँ पे पीछे जब हम पढ़े तो वहाँ पे क्या था, कॉन्सोनेंट था लेकिन ध्वनि कैसा कर रहा था, वॉवेल की तरह ध्वनि कर रहा था, तो इसलिए हम एन का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो जो कोई शब्द होता है, कोई वर्ड हो, उसका जो पहला लेटर होता है वो किसका, वॉवेल हो, लेकिन बोलने पे ध्वनि करने पर वो कैसा हो,
कॉन्सोनेंट की तरह सुनाई देता है तो वहाँ पे भी हम किसका ए का यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए यूरोपियन, अब हम यूरोपियन लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, तो यू आया, तो यू या हमारा क्या होता है व्यंजन होता है। हिंदी से रिलेट करके इसको देखिएगा कि आपके हिंदी में कितने स्वर आपके होते हैं और का से नीचे जितने भी आपके अक्षर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं। तो जितने भी आपके क्या हो, अब यू आया है, यू हमारा क्या होता है व्यंजन होता है, तो या मतलब या मीन हमारा क्या हो जाएगा व्यंजन हो जाएगा, इसलिए यूरोपियन के आगे हमेशा क्या लगाते हैं ए का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ए यूनिट, अब यूनिट को हम हिंदी में करें, शुरू किससे हो रहा है हमारा, यहाँ पे वॉवेल से शुरू हो रहा है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसकी धुन कैसे आ रही है कॉन्सोनेंट की जैसे, जैसे दिया है यूनिट। तो अगर हम इसको देखिए इस तरीके से लिखते हैं या बोलते हैं तो आपका या आता है सबसे पहले, तो या आया, तो या हमारा कॉन्सोनेंट होता है यानी व्यंजन होता है, इसलिए उसके आगे हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। एनिकॉन यूनिकॉर्न हो जाएगा हमारा, तो उसके सामने भी हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए या से शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी आपको मोस्ट पूछे जाने वाला ये शब्द है यूनिवर्सिटी, हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो यू बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी यानी या बोलते हैं, तो या हमारा क्या होता है व्यंजन होता है, तो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट उससे शुरू होने वाले बोलने पे अगर उसकी ध्वनि आ रही है कॉन्सोनेंट की तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे एन करेंगे, सॉरी ए करेंगे, भले वो किससे हमारे यू से ही वॉवेल से ही क्यों ना शुरू हुआ हो, अगर ध्वनि हमारी कॉन्सोनेंट की है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारा ए एन का यूज था, ए एन का। अब हम देखते हैं दूसरा जो आपका डिफिनिट आर्टिकल था, यहाँ पे हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है खत्म होता है। तो ये चीज़ आप लोग आर्टिकल में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी वर्ड है वो किससे वॉवेल से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट की है तो उसके सामने हम ए लगाते हैं। यदि कोई शब्द है और उसका पहला अक्षर क्या है कॉन्सोनेंट है लेकिन उसकी ध्वनि कैसी है वॉवेल की तरह है तो उसके आगे हम किसका एन का यूज करते हैं। तो चलिए दूसरे को देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल। तो दो हमारे पहले ही आर्टिकल यूज हो चुके हैं ए और एन, तो हमारा दा सिर्फ आर्टिकल बचा हुआ है, तो दा को हम क्या कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दा को हम क्या कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग निश्चित एक वचन या बहुवचन के साथ होता है, मतलब चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई भी शब्द हो एक वचन हो या बहुवचन हो लेकिन कैसा हो निश्चित हो, तो उसके लिए हम किसका दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एच से समझते हैं द सन। अब यहाँ देखिए सन शब्द दिया है सूरज, सूरज जो सूर्य निकलते हैं वो कैसे होते हैं निश्चित है ना कि हाँ सूर्य हैं, तो वहाँ पे क्या होगा दा का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली, अब दिल्ली आपका एक सिटी है, दिल्ली कहाँ पे है एक निश्चित जगह पे है, दिल्ली आपका निश्चित है तो इसीलिए उसके आगे क्या लगा हुआ है दा का प्रयोग किया गया है। चलिए इसका भी यूज करके कैसे किया जाता है उसके नियम को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यूज ऑफ दा, माने दा का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है दा का प्रयोग उन नाउन के से पहले किया जाता है जो एकमात्र हैं, मतलब इस पूरे पृथ्वी पर क्या हो कोई चीज अगर एकमात्र हो अकेले हो तो उसके सामने हम किसका दा का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है द सन, सन कैसा है सूरज अकेले है ना, सूर्य अकेले हैं इस पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में आपका अगर कोई चीज एकमात्र हो अकेला हो तो उसके सामने हम किसका दा का यूज करेंगे। तो सन हमारा क्या है अकेले है तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है दा का यूज किया गया है। आगे है द गंगा, तो गंगा क्या है अकेली है कहाँ पे इंडिया में, और पूरे विश्व में गंगा जो नदी है वो एकमात्र नदी है गंगा, तो इसीलिए इसके सामने किसका दा का यूज किया गया है। अगला है रामायणा, तो रामायण की बुक हो महाभारत की बुक हो ये हमारे पूरे विश्व में एकमात्र है माने अकेली है, कोई भी चीज़ अगर अकेली होती है तो उसके सामने हम हमेशा किसका दा का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला नियम हुआ यूज करने का। चलिए दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जो पद अपने अधिकार क्षेत्र में एकमात्र हों उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर कोई पद है तो उसके लिए
क्या करेंगे, उसका जो अधिकार क्षेत्र मतलब एक एरिया हो, उसमें कोई एकमात्र पद हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे दिया है प्रिंसिपल। अब एक क्षेत्र होता है ना, एक आधिकारिक क्षेत्र है आपका विद्यालय, तो विद्यालय के अंदर एक ही प्रिंसिपल होता है। टीचर तो बहुत सारे होते हैं, अब टीचर के सामने हम थोड़ी ना दा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं स्कूल में। तो क्या हो जाएगा, जो आपके प्रिंसिपल होते हैं वो एक आधिकारिक क्षेत्र, यानी विद्यालय आपका एक आधिकारिक क्षेत्र हुआ, उसमें आपका जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल का एक पद है ना, तो क्या लिखे हैं, जो पद अपने आधिकारिक क्षेत्र में, तो प्रिंसिपल का पद क्या है, अपने आधिकारिक क्षेत्र यानी विद्यालय में एकमात्र है, तो इसीलिए उससे पहले हम किसका, दा का प्रयोग किए हैं। अगला है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है ना, जितना भी सरकार चल रही है उसमें एक ही प्राइम मिनिस्टर है। मिनिस्टर तो बहुत सारे हैं, मंत्री, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कितने हैं, अकेले हैं, तो अपने अधिकार के क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दा का यूज करेंगे। जैसे दिया है दा किंग। अब राजा होता है तो राजा अकेले होता है, एक राज्य रहे उस राज्य का एकमात्र राजा होता है, एक अधिकार क्षेत्र है ना कि हाँ इतनी दूर में आप राज्य करेंगे, तो अधिकार क्षेत्र हो गया, उसमें एक राजा होता है और राजा का पद एक होता है, एकमात्र पद होता है राजा का, इसलिए वहाँ पे किसका, दा का यूज किया जा रहा है। अगला है द कैप्टन। अब कोई आप लोग टीम बना रहे हो तो टीम में क्या हो जाएगा, एक कैप्टन जो होता है एकमात्र होता है कि नहीं, सारे लोग कैप्टन होते हैं, एक कैप्टन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, द का यूज किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला है तीसरा हमारा कि जब एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ आप से जोड़ते हैं तो निश्चित किया जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले किसका, दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई शब्द हो और उसको हम दूसरे शब्द के साथ जोड़ रहे हैं, क्या लगाकर, आप लगाकर, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, क्या कर, जब एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ आप से जोड़ते हैं, यानी आप लगाकर क्या करते हैं, जोड़ते हैं और निश्चित कर देते हैं, तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टीचर ऑफ प्रयागराज आर टैलेंटेड, तो यहाँ पे देखिए आप लगा हुआ है, बीच में टीचर और प्रयागराज के बीच में क्या लगा हुआ है, आप लगा हुआ है। अब टीचर को क्या कह रहा है, तो टीचर आपके अध्यापक है, आप माने का, प्रयागराज माने प्रयागराज, तो प्रयागराज को, एक प्रयागराज आपका एक शब्द हुआ, एक शब्द हुआ आपका टीचर, तो टीचर को क्या कर रहा है, आप लगाकर हम प्रयागराज से जोड़ रहे हैं कि प्रयागराज के जो टीचर होते हैं, है ना, तो प्रयागराज, टीचर तो बहुत सारे, बहुत जगह के होते हैं, लेकिन हम उससे कहाँ से जोड़ रहे हैं, प्रयागराज। प्रयागराज हमारा क्या है, एक निश्चित शब्द है, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अध्यापक को जोड़ रहे हैं, क्या लगाकर, आप लगाकर, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला शब्द होता है यानी टीचर, तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, दा का यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दा का यूज किया गया, तो क्या लिख दिए हैं, द टीचर ऑफ प्रयागराज आर टैलेंटेड। प्रयागराज के जो अध्यापक हो कैसे हैं, टैलेंटेड हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान है ना। तो दो शब्द हो, तो दो शब्दों को अगर हम जोड़ रहे हैं एक साथ, वो भी क्या लगाकर, आप लगाकर निश्चित कर दे रहे हैं, तो उससे सामने हम किसका, दा का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, दिया है कि पूर्व निर्धारित वस्तु से पहले, अगर कोई वस्तु पूर्व पहले से ही निर्धारित हो, उससे पहले हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे दिया है ओपन द डोर, अब क्या कह रहा है, दरवाजा खोलो या दरवाजा खोल दो, तो दरवाजा, डोर क्या है आपका, निश्चित है, ऐसा नहीं कि कहीं से ले आके, दरवाजा तो एक निश्चित होता है ना, एक रूम होता है, रूम में एक दरवाजा निश्चित ही लगा होता है, तो यह पहले से ही निर्धारित होता है, पहले से ही आपका क्या होता है, वहाँ पे दरवाजा लगा होता है, सिर्फ क्या कर रहा है, खोल दीजिए। तो अगर पूर्व निर्धारित कोई वस्तु हो, पहले से ही निर्धारित कोई वस्तु हो, तो उससे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। अगला इसी में दिया हुआ है सिट ऑन द चेयर। कोई अगर आपको बैठने के लिए कह रहा है कि सिट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठ जाइए, तो कुर्सी वहाँ पर पहले से ही निर्धारित होगी ना, तभी तो आपको कहेगा बैठने के लिए। या अगर आपको ला के बैठना तो कहेगा कि जाओ ले आओ और वहाँ पे आके बैठ जाओ, ऐसा नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है, सिट ऑन द चेयर, माने कुर्सी पे बैठ जाइए, तो कुर्सी आपकी पहले से ही वहाँ रखी हुई होगी, तब वो उस पर क्या करेगा, बैठेगा। तो अगर पूर्व निर्धारित कोई वस्तु है वो पहले से ही वहाँ पे है किसी जगह पे, तो उसके लिए हम किसका, दा का यूज करते हैं। पांचवा देखते हैं, दिया है भौगोलिक शब्द। कोई भी भौगोलिक शब्द हो, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं, द्वीप है आपका, खाड़ी है,
सागर है, महासागर है, नदी है, नहर है, दिशा है, अद्वितीय वस्तु। अद्वितीय वस्तु मतलब ऐसी वस्तु है जिनके समान कोई इस पृथ्वी पर ना हो। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट आपका क्या है, एक सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसके समान कोई भी क्या है, कोई भी पर्वत आपका नहीं है, तो हमारा अद्वितीय वस्तु है, सबसे ऊंचा आपका है चोटी माउंट एवरेस्ट। अगला है रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान दे दे, ये सब हमारे भौगोलिक शब्द हैं, तो इनके सामने भी हम हमेशा क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे आपको दे दे हिमालय पर्वत, तो क्या करेंगे, दा हिमालय पर्वत लगाएंगे। एक पर्वत श्रृंखला है ना, द्वीप दे दे कि आप कहाँ पे, एशिया द्वीप, एशिया महाद्वीप पे रहते, तो क्या लगा देंगे, दा लगाएंगे उससे पहले। खाड़ी दे दे, बंगाल की खाड़ी, तो क्या लगाएंगे, द बंगाल बे, द बे ऑफ बंगाल, ऐसे लिखेंगे। सागर दे दे, जैसे आपका दे दे कि हिंद महासागर, अरब सागर, तो इनके सब पहले हम भी क्या करेंगे, दा लगाएंगे। और अगला है आपका महासागर, जैसे हिंद महासागर है और अरब सागर है, तो अरब सागर आपका दे दे तो द अरब सागर, हिंद महासागर, तो द हिंद महासागर, ऐसे द हिंद लगाएंगे उसके सामने। कोई नदी हो, जैसे अभी पीछे हमने गंगा नदी थी ना, तो द गंगा लगाया था, तो उसके लिए कोई नहर हो, जैसे इंदिरा नहर है, तो द इंदिरा नहर लगाएंगे। दिशा हो, इन द ईस्ट, हम लोग लिखते हैं जब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं, द सन इज राइज इन द ईस्ट, तो हमेशा दिशा के आगे क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अद्वितीय वस्तु के आगे भी हम द का, कोई आपका रेगिस्तान हो, रेगिस्तान बहुत सारे हैं, जैसे हमारे इंडिया में है थार रेगिस्तान, तो क्या करेंगे वहाँ पे, द डिजर्ट, क्या लिखेंगे, डिजर्ट आपका कैसा है, रेगिस्तान, द थार डिजर्ट, तो क्या लिखेंगे, द डिजर्ट ऑफ थार, या ऐसे लिख सकते हैं द डिजर्ट ऑफ थार, माने जो आपका थार का रेगिस्तान, तो हमेशा रेगिस्तान के आगे क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका छठवां कि ऐतिहासिक इमारत, जैसे और ऐतिहासिक वंश हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो, राष्ट्रीयता हो, धर्म ग्रंथ हो, राजनीतिक पार्टी हो, कोई पद हो, पद के नाम से पहले, समाचार पत्रिकाओं के नाम से पहले, फोर्स हो, उससे पहले वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र माने जो बजाने वाले आपके यंत्र होते हैं, जैसे बांसुरी, पियानो, ढोलक, तबला, ये सब। और कोई आपका ट्रेन हो, ट्रेन के नाम से पहले, आपके जहाज के नाम से पहले, शरीर के अंग के नाम से पहले, शरीर के नाम से पहले मतलब शरीर के जो इतने भी अंग होते हैं उनके नाम से पहले, और किसी आविष्कार से पहले हम क्या कर सकते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐतिहासिक इमारत, तो अब लाल किला हमारा क्या है, एक ऐतिहासिक इमारत है, तो इन द रेड फोर्ट, ऐसे क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, जैसे झंडा फहराते हैं ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन द रेड फोर्ट, माने लाल किला। ऐतिहासिक वंश, अगर कोई ऐतिहासिक वंश है, जैसे हमारा हो जाएगा अलग अलग वंश के नाम, जैसे महाराणा प्रताप है, उनके वंश का नाम ले लीजिए, तो उनके वंश के नाम, कोई भी वंश हो इतिहास से जुड़ा हुआ हो, तो उसके सामने हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। कोई ऐतिहासिक घटना हो, जैसे हम लोग कोई भी घटना ले लेते हैं इतिहास वाला, तो उसके सामने भी हम क्या लगाएंगे, हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता मतलब किसी देश के अगर हम नागरिक हैं, जैसे आई एम इंडियन, तो इंडियन के सामने हम इसे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो आई लिव इन द, हमेशा अगर राष्ट्रीयता है, जैसे क्या दे दें हम लोग अमेरिकन, तो उसके सामने दा का प्रयोग करेंगे। इंडियन हो, उसके सामने हम दा का प्रयोग करेंगे। किसी भी देश की राष्ट्रीयता हो, उसके सामने हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करते हैं। कोई आपके धर्म हो, तो धर्म के आगे भी क्या करेंगे हम, जैसे दा हिंदू, ऐसे हिंदू आपका क्या है, धर्म है, तो क्या लिखेंगे, उसके सामने दा का प्रयोग करेंगे। कोई धर्म ग्रंथ हो, जैसे पीछे आपको क्या बताएं कि आपका कोई भी धर्म ग्रंथ हो, रामायण हो, महाभारत हो, तो इन सबके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं उनके आगे भी हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हो कि द बीजेपी है ना, तो हमेशा कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो उसके सामने हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। कोई पद का नाम हो, उससे पहले हम क्या करेंगे, दा का यूज करते हैं। कोई समाचार पत्रिका आती है, जो माने अखबार जो आपके आते हैं, उनके आगे भी हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करते हैं।
फोर्स हो, फोर्स माने आपकी जो सैनिक होते हैं, तो क्या लिखेंगे, द इंडियन फोर्स, द इंडियन फोर्स माने भारतीय सैनिक। तो हमेशा फोर्स के नाम के आगे, कोई भी किसी भी देश का फोर्स हो सकता है, उसके नाम के आगे हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। वाद्य यंत्र, जैसे आई प्ले द वायलिन, तो हमेशा वायलिन क्या है, हमारा एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र माने बजाने वाला यंत्र, तो उसके सामने भी हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ट्रेन का नाम से पहले अगर कोई ट्रेन हो, जैसे वंदे भारत, तो आई ट्रैवल इन द वंदे भारत, या तो किसी भी ट्रेन के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। कोई जहाज हो, जैसे विक्रम एक जहाज है आपका, तो क्या करेंगे, दा विक्रम, तो किसी भी जहाज के सामने हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। शरीर के अंग के नाम हो, यहाँ अंग नहीं लिखा गया है, लिख लीजिएगा आप लोग, हो क्या हो जाएगा, शरीर के अंग के नाम हो, जैसे आपका कोई भी आप अंग ले लीजिए, जैसे हैंड हो तो इन द हैंड लिख दीजिएगा। तो हमेशा अंग के पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, किसी आविष्कार से पहले। अगर जैसे ले लें हम थॉमस अल्वा एडिशन, क्या किए थे, बल्ब को बनाए थे ना, तो इन्वेंटेड द बल्ब, तो क्या करेंगे, उन्होंने बल्ब को बनाया, तो बल्ब के सामने हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे किसी आविष्कार से पहले। तो ये हमारा यही तक था। आगे चलिए सातवां देखते हैं। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ देश हैं उनके नाम से पहले हमेशा क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। हर देश के नाम के पहले नहीं, कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके नाम से पहले हम किसका, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूके, अब यूके माने उत्तराखंड मत समझ लीजिएगा आप लोग, द यूके, तो इसके सामने भी हम क्या लगाएंगे, हमेशा दा लगाएंगे। द यूएसए अमेरिका हो जाएगा आपका, तो इसके सामने भी हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। द फिलीपींस, तो फिलीपींस के सामने भी हमेशा दा का यूज किया जाता है। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के आगे भी हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। और द सूडान, तो सूडान के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। और अपने देश का क्या है, पंजाब, तो हम देखिए पंजाब के सामने, हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है पंजाब जिसके सामने दा का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि पंजाब जो हमारे देश का राज्य है उसके सामने हम किसका, दा का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे देश है वहाँ पे भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो इसी वजह से जो हमारे देश का पंजाब है उसके सामने क्या लगता है, दा लगता है। तो हमेशा पंजाब के सामने, जैसे आई लिव इन द पंजाब, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, तो हम लोग क्या कहेंगे, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, दा नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो आई लिव इन द पंजाब, तो हमेशा पंजाब से पहले किसका, दा का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ देश थे, इतने ही मात्र देश हैं जिसके आगे क्या लगता है, दा का प्रयोग किया जाता है। अगला है आठवां कि ऑफिस, अगर ऑफिस हो और या मूवी हो, कोई मूवी हो, सिनेमा हो या थिएटर हो, पिक्चर हो, सर्कस हो, जू हो, चिड़ियाघर या स्टेशन हो, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। अगला है जहाँ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, उससे अपवाद स्वरूप हम क्या देखेंगे, जैसे दिया हुआ है गेम, लैंग्वेज, डिजीज, अपवाद स्वरूप 3 बीमारियां हैं। जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके सामने क्या होता है, हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे कुछ दिए हुए हैं शब्द, ऐसे आपकी 3 बीमारियां हैं, ऐसे आपकी 3 बीमारियां हैं जिनसे पहले क्या, अपवाद स्वरूप हैं, जिनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और बाकी जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे देखिए क्या दिया, गेम, गेम माने खेल, लैंग्वेज मीन आपका हो जाएगा भाषा, और डिजीज माने बीमारियां। कुछ ऐसे खेल हैं, कुछ ऐसी भाषाएं हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके सामने हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग नहीं, या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बीमारियों के लिए 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपके सिर्फ क्या होते हैं, दा लगते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला है दा मम्पस, दा अपवाद स्वरूप ये 3 ही बीमारियां हैं जिनके आगे आपके दा लगते हैं। बाकी जितनी भी बीमारी आपकी होती है उनके पहले आपका दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दा आपको कहीं मम्पस दिख जाए तो मम्पस बीमारी के आगे हमेशा क्या होता है, दा का प्रयोग होता है। मेलेस के आगे भी क्या होता है, दा का प्रयोग होता है। और प्लेग्रा के आगे भी आपका क्या होता है, दा का प्रयोग किया जाता
है। तो अपवाद स्वरूप ये 3 बीमारियां हैं जिससे पहले आपके दा का प्रयोग होता है। बाकी जितनी भी बीमारियां हों, जितने भी खेल हों, कोई भी भाषा हो, उसके सामने आपका दा का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ अपवाद स्वरूप यही 3 बीमारियां दी हुई हैं जिसके सामने किसका दा का यूज होता है। कोई भी देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ भी, सब्जेक्ट माने आपका कोई भी विषय हो, विषय के सामने हम किसका लिखे ना, जहाँ आर्टिकल नहीं लगते हैं। तो क्या गेम होता है आपका लैंग्वेज, गेम माने खेल हो, लैंग्वेज मीन भाषा और डिजीज माने बीमारियां हो। इन 3 बीमारियों को छोड़कर बाकी जितनी भी बीमारियां हो, कोई भी सब्जेक्ट यानी विषय हो, कोई सीजन हो यानी कोई मौसम हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, फूड कोई खाना हो, दिन के आगे कभी दा का प्रयोग नहीं होता, मंथ के आगे कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये अपवाद स्वरूप था जहाँ पे क्या होते हैं आपके दा का यूज नहीं हो, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सिर्फ इन्हीं 3 बीमारियों के साथ क्या होता है, दा आर्टिकल का यूज होता है। बाकी ये जितने भी आपको शब्द दिए हुए हैं, गेम, लैंग्वेज, डिटीज, सब्जेक्ट, सीजन, फेस्टिवल, फूड, डे और मंथ, कहीं भी आपको ये सारे शब्द दिख जाएं, मतलब अब डे आपके 7 होते हैं, मंथ आपके 12 होते हैं, फूड बहुत सारे, फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं, सीजन आपके बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, गेम बहुत सारे हैं, लैंग्वेज आपकी भाषाएं बहुत सारी हैं, बीमारियां बहुत सारी हैं। इन सब के कोई भी बीमारी हो, कोई भी खेल हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सीजन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फूड हो, कोई भी दिन हो और कोई भी मंथ हो, इनके सामने आपके किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए यहीं तक हमारा आर्टिकल था। आर्टिकल हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। और कैसे आर्टिकल को हमने सीखा कि आर्टिकल कितने होते हैं और आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं आर्टिकल का। तो आर्टिकल यहीं पे आपका ख़त्म होता है। तो सेकेंड सेमेस्टर वाले जितने भी बच्चे हैं, वो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों में आपके जो तीसरा यूनिट है उसमें आर्टिकल दिया हुआ है, आप लोग उसको देख के और इससे देख के आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और उसी में आपका दिया हुआ सेंटेंस, तो सेंटेंस आपके दोनों सेमेस्टर में आएगा, या तो आपके सेकंड में हो चाहे आपके 4th में हो। तो उसको चलिए देखते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर वाले क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन याद करेंगे। डिफिनेशन इज मस्ट फॉर सेकेंड सेमेस्टर। डिफिनेशन क्या है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डिफिनेशन आपको पूछ सकता है। जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच है सबके आप लोग डिफिनेशन जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन आपसे ज़रूर पूछेगा। तो चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस होते क्या हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वाक्य। तो वाक्य मीन ऐसे जो शब्द समूह, पहले इसका इंग्लिश देखते हैं तब हिंदी बात करते हैं। दिया हुआ डिफिनेशन क्या होगा, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। वाक्य होते क्या है, तो जो ग्रुप है किसका, वर्ड्स मीन शब्दों का, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूरा अर्थ देता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो एक पूरा एक सेंटेंस है, पूरा अर्थ दे रहा है ना किसी को कि हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस क्या करता है, शब्दों को जोड़ जोड़ के आपका सेंटेंस बनता है और उसका पूरा अर्थ देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कर रहा है, भाग कर रहा है, काइंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्ट बता रहा है, यानी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन, एक तो आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आप टेंस में भी पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वह व्यक्ति जो कुछ कहता हो या करता हो, आपका एक सेंटेंस हो उसमें ऐसा जो पर्सन हो वो क्या कर रहा है, कुछ कह रहा है या फिर कुछ कर रहा है, जिसके द्वारा कुछ होता है या फिर जो कुछ कहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट तो कर्ता एक ही है आपके, तो उनके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दिया हुआ है जैसे आपका एक सेंटेंस है, माई ब्रदर इज बिजी इन गार्डनिंग, मेरा भाई क्या है, गार्डनिंग में बिजी है, व्यस्त है। तो अब देखिए कह कौन रहा है, क्या कहे अभी कि वह व्यक्ति जो कुछ कहता है या करता है, तो क्या कह रहा है, माई ब्रदर, मेरा भाई, भाई के बारे में कह रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर कौन रहा है यहाँ पे, काम गार्डनिंग कौन कर रहा है, मेरा भाई, या तो आपको कहे या फिर करे, तो कर कौन रहा है, माई ब्रदर, यानी मेरा भाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ पे जिसके कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, क्या कह रहा है कि इज बिजी इन गार्डन, क्या कर रहा है, गार्डन में क्या है, बिजी है। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, इसको प्रेडिकेट कहते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हम कुछ कहता है या करता है, और बाकी जो जितने भी वर्ब होते हैं ऐसे भी समझ लीजिएगा, जहाँ से हमारा वर्ब स्टार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से चालू कीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब जहाँ से हमारा चालू होता है वहीं से हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। आगे जैसे एक और लेते हैं, बी शुड ड्रिंक मिल्क। बी माने हमें, शुड माने चाहिए, ड्रिंक मिल्क डेली, हमें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। अब कह कौन रहा है यहाँ पे, या कर कौन रहा है, तो ऊपर यहाँ पे कर रहा था, यहाँ देखिए कह रहा है। बी माने हमें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए, तो हमें कह रहा है ना, तो बी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हो वहीं से लेकर आपका प्रेडिकेट होता है। तो यहीं से आप लोग चालू कीजिएगा, ये हमारे प्रेडिकेट हो जाएंगे और इधर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस हो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका प्रेडिकेट। अब आइए काइंड पे आते हैं, ये तो हमारा पार्ट हो गया। अब काइंड ऑफ सेंटेंस माने, काइंड माने प्रकार, आप माने का, सेंटेंस माने वाक्य के। वाक्य के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या दिया हुआ है हमारा, असरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असरेटिव माने साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव माने होता है इच्छा सूचक वाक्य, और पांचवा हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो चलिए, ये तो हमारे 5 वाक्य हुए। अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक का डेफिनेशन देखते हैं। जैसे पहला हमारा दिया हुआ है असरेटिव सेंटेंस, इसको कि ये 2 प्रकार के होते हैं। असरेटिव माने होता है साधारण, सेंटेंस माने होता है वाक्य। साधारण वाक्य कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें आपके सकारात्मक शब्द हो, निगेटिव माने नकारात्मक वाक्य यानी जिसमें आपके नहीं वाले यानी ना कहने वाले क्या हो, शब्द हो। जैसे दिया है अफर्मेटिव का, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। रानी इज ए गुड गर्ल, रानी क्या है, अच्छी लड़की है, तो ये सही बात कह रहा है, सकारात्मक बात कह रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंस में आपको मालूम है नॉट लगा होता है, तो आई एम नॉट कम इन टाइम, मैं क्या है समय पे नहीं आ रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो पहला हमारा असरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने होता है हमारा प्रश्न वाचक वाक्य। देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं हिंदी में। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, माने जब हम प्रश्न पूछते हैं। क्या कह रहा है, ए सेंटेंस इज विच ए क्वेश्चन इज आस्किंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य होते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है, इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है, तो क्या कह रहा है, क्या वह बाजार जा रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव माने होता है आदेशात्मक वाक्य, मतलब हम आदेश दे कोई चीज, किसी आपका क्या करें, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, आदेश देते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओपन द डोर, माने दरवाज़ा खोलो, तो हम किसी को आदेश देंगे ना, आज्ञा देंगे, तो जहाँ पे भी आदेश दिया जाए वहाँ पे हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो अगला है हमारा चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी इसका नहीं लिखे हैं, इसका ऑप्टेटिव माने होता है इच्छा सूचक वाक्य। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है इच्छा सूचक वाक्य, माने हम जो इसमें इच्छा करें। क्या कह रहा है, ए सेंटेंस इच विच वन एक्सप्रेस विश माने इच्छा और डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। माने क्या कर, इच्छा को अपने बताए, एक्सप्रेस करे या व्यक्त करे। एक्सप्रेस मीन होता है अभिव्यक्त करना या व्यक्त करना। ऐसा सेंटेंस यानी ऐसा वाक्य जो अपनी इच्छा को व्यक्त करता है उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए क्या कर रहा है, मे ही लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि वो क्या करें, अधिक जिए, लंबी जिए,
तो इसलिए यहाँ पे इच्छा बता रहा है ना कि मेरी खुद की इच्छा है। तो जहाँ आपकी खुद की इच्छा होती है या जहाँ पे इच्छा को व्यक्त करें वहाँ पे हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। पांचवा है आपका और लास्ट है इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य जैसे आपको इंटरजेक्शन पढ़ाए थे ना, उसी से ये लिया हुआ है। जैसे एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादिबोधक, वहाँ पे अव्यय था, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। इन ए सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज एक्सप्रेस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या कह रहा है, ऐसी भावनाओं को, जो मजबूत भावनाएं होती हैं, उसको व्यक्त करना क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लामेटरी में आपको बताए थे कि एक लाइन होती है, उसके नीचे क्या होता है, एक बिंदी होता है। तो क्या होता है, ऐसे एक आपकी लाइन दी हुई होती है और इसके नीचे एक बिंदी होता है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या होता है, इसी से हमको पहचान जाना चाहिए कि ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपके वाक्य में आगे लिखे जाते हैं सबसे पहले। तो क्या कह रहा है, ओ यू गॉट इंजर्ड, अरे तुम क्या हो गए, घायल हो गए। तो यहाँ पे आपके मन से कह रहा है, फीलिंग एकदम स्ट्रांग मजबूत आपकी फीलिंग को व्यक्त कर रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हमारे सेंटेंस है। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं और सेंटेंस के पार्ट 2 होते हैं और सेंटेंस का डिफिनेशन हमने पढ़ा इसी में। और आपका ये तो हमारे हुए भाव के आधार पर, मतलब भाव के आधार पर हमारे सेंटेंस कैसे होते हैं। अभी सेंटेंस में एक चीज़ और बाकी है आपकी, स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर आपके सेंटेंस कितने होते हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड आएंगे और सिंपल सेंटेंस। तो ये 3 ही होते हैं आपके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अपना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को पूरा देखिएगा, पढ़िएगा कि आज हम लोगों ने आर्टिकल और सेंटेंस पढ़ा है। सेंटेंस में भी आधा ही सेंटेंस था और सेंटेंस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जितना भी ए एंड दा का यूज़ था, जितने आर्टिकल का, उसको हमने सीखा है। सेंटेंस सीखा, सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं यानी काइंड, तो ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ों को सीखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब